हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टायर्डनेस सक्स लेस दैन रिग्रेट। यानी कि आप बोलते हैं ना कि यार मैं थक गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, बट अगर आप थक के कभी रुक जाएं और आपका टारगेट कुछ आपने सोचा है कि मैंने इतने टाइम में ये अचीव करना है, वो ना हो पाए, तो जो पछतावा होएगा ना, उससे बुरा थकान नहीं होती। ठीक है, जो बाद में पछतावा, यार उस टाइम में थोड़ा और टाइम निकाल लेता ना, थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मेरा ये आज क्लियर हो जाना था, तो वो चीज़ ज़्यादा दुखदायी होती है बजाय कि टायर्डनेस की। क्योंकि थकान है, आप आराम करेंगे, आपको उसका आराम में करेंगे तो आप वो टायर्डनेस दूर हो जाएगी। लेकिन रिग्रेट कैसे दूर होएगा? जो आपने एक मौका गवा दिया वो कैसे दूर होएगा? उसका कोई इलाज नहीं है, राइट? उसका यही है कि अब जो आगे कोई अपॉर्चुनिटी आए उस पर आप अच्छा करें। बट जब जो आपने एक मौका गवाया, सपोज करो कि आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, आपने 2023 का एग्जाम देना था, आप वही यार छोड़ना कोई बात नहीं, मैं अगले साल कर लूंगा, या फिर मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, दिमाग में ऐसा कुछ माइंडसेट लेके चल रहे हैं। 2023 आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, सपोज कर लो, ठीक है, लेकिन आपका कोई कलीग था, आपका कोई फ्रेंड था, वो भी मान लो आप ही की तरह 21 ईयर्स का था, ठीक है, आप भी 21 ईयर्स के, वो चला गया सीजीएल में, उसका क्वालिफाई हो गया। अब आपका सपोज करो 2024 में जाके क्वालिफाई हुआ, तो ये जो व्यक्ति है ये आपसे आप ही की एज का है, बट सीनियरिटी में आपसे 1 साल आगे है, तो वो रिग्रेट तो रहेगा ना कि यार अगर मैं उस टाइम पे इतनी सी मेहनत और कर लेता तो शायद मैं भी आज इसी के लेवल पे होता, राइट? तो कोई भी आपको लाइफ में रिग्रेट से ना मिले तो थकान, बोलते हैं ना कि आप रुको तब मत जब आप थक चुके हो, रुको तब जब आप अपना टारगेट अचीव कर चुके हो। ओके, और आप लोगों के बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है या अभी मस्ती मोड चल रहा है आपका, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बट अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो तो आगे प्लीज शेयर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करते हो? ठीक है, स्वार्थी बनना है केवल पढ़ने में, ये नहीं कि शेयर करने में नहीं स्वार्थी बनना है। ठीक है, स्वार्थी बनना है कि मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा मुझे क्योंकि पढ़ाई करनी है, बट ये स्वार्थी नहीं बनना कि मैं ये आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, और आपको पता है ना कैसे पढ़ना है? आपको कैसे पढ़ना है? आपको पहले जाना है टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। पीडीएफ को आप पैसेज को खुद पढ़ेंगे, उसमें वोकैब भी दी हुई है। एक सिड अकेडमी करके बच्चे ने कमेंट करा है @सिड अकेडमी कि मैम आप वोकैब भी पढ़ा दो। तो बेटा वोकैब जब तक आप खुद नहीं, उनके केवल वोकैब के क्वेश्चन गलत हुए हैं ऐसा उन्होंने कहा, बाकी क्वेश्चन उनके सारे सही हुए। तो वोकैब का ऐसा है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं रीड करेंगे, खुद नहीं उस चीज को याद करेंगे, आपको पढ़ाने से वो याद नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, वीकली वोकैब की कंपाइलेशन क्लास शीतल मैम टेलीग्राम चैनल पे लेते हैं, आप वहां से उसको रिवाइज कर सकते हैं। जब आप 5-6 वोकैब, एक हफ्ता लगातार आप वोकैब पढ़ेंगे ना, तो 1 वीक आपने पढ़ना है, और दूसरे वीक से क्या होगा, दूसरे वीक से आप पाएंगे कि काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो वोकैबुलरी में रिपीट हो रहे हैं, आप ये देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये मेहनत, लेकिन ये आप कब समझ पाएंगे? जब आप खुद पढ़ेंगे उस चीज को, और जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको वोकैब याद नहीं होगी। और वोकैब याद करने के लिए आपको ये नहीं कि लिखने बैठ जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करो, 1 रीड 2 रीड, दिन में 3 रीड लगा ली, ठीक है, एक पीडीएफ को। उसके अलावा फिर क्या किया आपने? जब अगले दिन पर दूसरी वोकैब पढ़ी तब उसको 3 रीड लगा ली, और पिछले वाली वोकैब को एक बारी पढ़ लिया, एक आध बारी पढ़ लिया कि अच्छा कौन से वर्ड को एक वर्ड रिपीट हुए हैं, कोई वर्ड इसमें भी है जो पिछले दिन वाली में थे। ठीक है, वैसे पढ़ना है। उसके बाद में वोकैब पढ़ने के बाद में आपने करने हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं आज के पीडीएफ में, आपने ये 20 क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने। उसके बाद में आपने यहाँ पर आना है लेक्चर में, वापस आइए लेक्चर पे। उसके बाद में देखिए कि आपने जो पैसेज समझा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी किस पॉइंट पे गलत हुई, कहाँ पे आपने कौन सी चीज को गलत समझा या कौन सी चीज आपकी बिल्कुल सही थी। ठीक है, आप सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ सुन के आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस आपकी होगी जब आप खुद उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। Governors
rejecting bills without cause undermines parliamentary democracy. अब देखो ये पहले भी किस्सा आया था, पहले भी ये एक प्रॉब्लम फेस की थी, सुप्रीम कोर्ट में केस आया था कि गवर्नर्स जो है या तो बिल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर उनको विदहोल्ड कर रहे हैं, अनिश्चित काल तक रोक के रख रहे हैं, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। तो बोल रहे हैं कि गवर्नर्स जो बिल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं बिना किसी कारण के, अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है उसको कमजोर करता है। तमिलनाडु गवर्नर R.N. Ravi's act of withholding assent to bills concerning universities in the state is nothing but constitutional tyranny. बोल रहे हैं तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं R.N. रवि, उनका जो एक कार्य है, उन्होंने जो एक काम किया है कि उन्होंने अपनी स्वीकृति को, अनुमति, assent मतलब अनुमति को withhold किया, withhold किया मतलब रोक के रखा है। कोई बिल था, उस पर उनके साइन होने थे, उनकी अनुमति चाहिए थी, स्वीकृति चाहिए थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई भी अभी तक हाँ या ना नहीं बोला है। और ये बिल क्या है? कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, और ये बिल है जो स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं उनसे रिलेटेड है। इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन टायरनी। तो उनका ये बिल को रोकना ये कुछ नहीं है, बस एक संवैधानिक अत्याचार है। वो अपने पद की गरिमा का फायदा उठा रहे हैं, पद की गरिमा नहीं बना रहे, उनकी पद को गलत उपयोग कर रहे हैं और बस जबरदस्ती बिल को रोक के रखा हुआ है। It is gross abuse of the power granted by the Constitution to give or refuse assent to bills passed by the legislature. अब प्रोसेस आपको पता है ना कि असेंबली में बिल्स पास होते हैं, निचली सदन में, ऊपर वाली सदन में, फिर उसके बाद जाते हैं गवर्नर के पास फाइनल हस्ताक्षर के लिए। सेम प्रोसेस जो हमारे लोकसभा राज्यसभा में होता है, फिर उसके बाद में जाते हैं प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल के लिए, और वो रिटर्न कर सकते हैं कि यार ये पॉइंट सही नहीं है, इसको आप दोबारा चेक करो, ठीक है। लेकिन उनको कोई भी बिल है, बिल क्यों बनाया जाता है? लोक कल्याण के लिए। अगर कोई बिल को आप अनिश्चित काल तक रोक के रखेंगे, दैट मीन्स आप लोगों के पास पहुंचने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उनको रोक रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये सरासर जाहिर तौर पे घोर अब्यूज है जो उनको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि वो किसी भी बिल को एसेंट दे सकते हैं या मना कर सकते हैं, जो कि संविधान कानून द्वारा पारित हो, उनके लेजिस्लेचर द्वारा, जैसे असेंबली द्वारा पारित किया गया हो, उसकी गलत वो पावर का अपना इस्तेमाल करें कि उसको वो रोक सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं या फिर उसको हाँ कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। तो ये जो उनके पास पावर है इसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। The grant of assent is a routine function of the titular head of state. बोल रहे हैं कि ये जो ग्रांट देना, ये असेंट देना, ये एक रूटीन कार्य है, ये एक रूटीन फंक्शन है जो ये टाइटलर मतलब नाम मात्र हेड ऑफ स्टेट है। कौन है हेड ऑफ स्टेट? गवर्नर है, ठीक है। उनका ये एक रूटीन कार्य है। एंड द एक्सेप्शनल पावर टू विदहोल्ड इट इज नॉट मेंट टू बी एक्सरसाइज्ड अनरीजनेबली। और जो उनके पास में एक एक्सेप्शन है ना कि उनके पास में पावर है कि वो बिल को रोक सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना किसी कारण के इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Rather, incumbents in Raj Bhavan ought to use this veto rarely. लेकिन क्या होता है कि जो पदाधिकारी है राजभवन वो जगह जहां पे गवर्नर्स रहते हैं, वो कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं राजभवन। तो बोल रहे हैं कि बजाय कि क्या होता है कि जो पदाधिकारी राजभवन में है, यानी कि जो गवर्नर की कुर्सी पर है, वो उनको चाहिए कि वो इस वीटो का बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करें। रेयरली मतलब बहुत ही ऐसी कोई स्थिति है जहां पे स्टेट मनमानी कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है मनमानी कर रही है और लोगों को नुकसान होने वाला, उस स्थिति में इसको इस्तेमाल करें। And only in flagrant instances when basic constitutional values are at stake. और केवल उन्हीं घोर इंस्टेंसेस में, मुख्य प्रमुख इंस्टेंसेस में जहां पे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं वो जोखिम में हो। The bills for which Mr. Ravi has refused approval seek mainly to take away the governor's power to appoint vice chancellors of the universities and vest it in the state government. बोल रहे हैं कि ये जो बिल जिनके ऊपर मिस्टर रवि ने अप्रूवल देने से मना कर दिया है, ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रयास है। सीख मतलब प्रयास है क्या करने का कि गवर्नर के पास जो पावर है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं, वो पावर गवर्नर से लेके किसके पास देने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट के पास में देने के लिए। वेस्टेड इन मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को देना।
there is nothing in these bills for the governor to disapprove of, save a vested interest to retain the powers conferred on him in his capacity as chancellor. बोल रहे हैं कि इन बिल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि वो मना कर सकें, जिसके लिए गवर्नर को बिल को डिसअप्रूव करना पड़े, बजाय कि क्या कि एक वेस्टेड पावर है, एक पावर दी गई है, ठीक है, वो रिटेन करना चाहते हो कि हाँ भाई मैं चांसलर हूं, ये मेरे पास ही अधिकार होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है. The rejection of the bills appears to be cantankerous response after the Supreme Court made well-justified remarks on the governor's delaying assent to bills pending with them. बोल रहे हैं कि ये जो रिजेक्शन है, ये बिल की मना कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये एक क्या है, झगड़ालू एक रवैया है, एक रिस्पॉन्स आया है किसका, इन गवर्नर का, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वेल जस्टिफाइड, एक बहुत ही सही तर्क देते हुए एक रिमार्क कहा कि गवर्नर्स जो डिले कर रहे हैं असेंट देने को बिल्स के लिए जो उनके पास पेंडिंग है, उसके लिए उन्होंने एक वेल जस्टिफाइड रिमार्क दिया, जिसकी एवज में ये मिस्टर रवि ने ये फैसला उठा लिया. ऑन इट्स पार्ट द डीएमके गवर्नमेंट क्विकली कन्वेंट a special session of the assembly and adopted the same bills again. बोल रहे हैं और अपनी तरफ से क्या हुआ, जहां बात आती है डीएमके सरकार की, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमीडिएटली एक स्पेशल सेशन बुलवाया असेंबली का और सेम बिल्स को दोबारा से उन्होंने प्रस्तावित कर दिया, दोबारा से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. The question arises whether it was under the belief that the governor is bound to grant assent if the same bills were reconsidered and passed again by the house. तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सरकार इस बिलीफ के अंदर है, ये मानती है कि गवर्नर को दोबारा अगर वो सेम बिल को रिकंसिडर करके पास करते हैं तो उनको ये असेंट देना ही पड़ेगा, क्या ये मानती है. The statute position is that these bills have failed to become a law. तो अभी की जो कानूनी इस वक्त पेचीदगी है या पोजीशन है वो ये है कि ये बिल्स जो है वो कानून नहीं बन पाए हैं. There is no remedy in the constitution for a house aggrieved by the rejection of its bill. बोल रहे हैं और हमारे संविधान में भी ऐसा कोई भी उपचार नहीं है कि कोई भी बिल जिसको रिजेक्ट किया गया हो, उसको सताया गया हो रिजेक्शन से, उसके लिए कोई उपचार नहीं है. द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 200, प्रोवाइजो मतलब प्रोविजन, प्रावधान, जो आर्टिकल 200 का प्रावधान है, विच मेक्स द गवर्नर्स असेंट मैंडेटरी फॉर बिल्स पास्ड अ सेकेंड टाइम, डज नॉट अप्लाई टू बिल्स फॉर विच असेंट हैज बीन विदहेल्ड, अ टर्म दैट एसेंशियली मीन्स रिजेक्टेड. बोल रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 200 है, इसके अंदर एक प्रावधान है जिसमें के तहत अगर सदन दोबारा से बिल को पास करता है, किसी बिल को दूसरी बार पास करता है और गवर्नर के पास भेजता है, तो गवर्नर को उस बिल को साइन करना ही पड़ेगा, उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा. लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर कोई बिल लंबे समय तक वर्जित है, पारित नहीं हुआ है, गवर्नर द्वारा विदहेल्ड किया गया है, यानी कि रोका गया है, तो उस बिल के मामले में ये प्रावधान अप्लाई नहीं होता. और जहां पे विदहेल्ड का मतलब है रिजेक्टेड, कि उन्होंने लंबे समय तक इसको रोक के रखा, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना हाँ बोला ना बोला, दैट मीन्स वो रिजेक्टेड ही है. बट उस बिल को अगर आप सेकेंड टाइम दोबारा भेजेंगे तो उसके ऊपर गवर्नर को जरूरी नहीं है कि वो साइन करे. ठीक है. If the government was aware of this position and still ventured to adopt them again, it is possibly meant as a political message that it will not yield in the matter of pursuing its legislative measures. बोल रहे हैं कि अगर तो सरकार को ये पता था फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लियरली एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं. द इफेक्ट ऑफ देयर फ्रेश पैसेज इज दैट द गवर्नर मे ट्रीट देम एज फ्रेश बिल्स. अब क्या हुआ है कि उन्होंने उसमें कुछ पैसेज एक आधा ऐड कर दिया होगा, तो अब इससे क्या हुआ है कि गवर्नर अब इस बिल को एक नया बिल ही मानेगा, बिकॉज कुछ अगर आपने शब्दों में हेरफेर करी, कुछ मैंने ये वाला स्टेटमेंट उठा के यहां से उठा के यहां पे कर दिया, दैट मीन्स पैसेज चेंज हो गया, दैट मीन्स अब वो नया बिल है. दिस मीन्स ही इज फ्री टू विदहोल्ड असेंट येट अगेन, जिसका मतलब ये हुआ कि अब वो फिर से इस बिल को दोबारा से रोक सकते हैं.
In a sense, the governor's action has helped highlight an undemocratic and anti-federal feature in the constitution that creates an unguided power. बोल रहे हैं कि एक तरह से क्या हुआ है, गवर्नर का ये जो एक्शन सामने आया है, इससे जो असंवैधानिक और एंटी फेडरल मतलब संघ विरोधी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा स्टेट बना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, उसके अंतर्गत में स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो ये जो फेडरल एक स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके एंटी ये काम कर रहा है। गवर्नर का जो स्टेप है ये एंटी फेडरल है, और ये क्या है, एक एंटी फेडरल फीचर है हमारे संविधान का, जिसने की क्रिएट करा है एक अनगाइडेड पावर। अनगाइडेड मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन पावर है। टू रिजेक्ट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो ऐसे कानूनों को रिजेक्ट कर सकते हैं जो कि लोकतंत्र द्वारा चुने गए लोगों द्वारा, चुने गए विधायकों द्वारा पारित किया गया हो। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, गवर्नर किसी द्वारा चुना नहीं गया होता, गवर्नर अपने आप एक आईएएस या जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई कर करके वो उस पोजीशन पे पहुंचे होते हैं। फिर रिटायर्ड जो आईएएस होते हैं बेसिकली ज्यादातर वही होते हैं गवर्नर्स, आर्मी ऑफिसर्स भी कई होते हैं। तो बोल रहे इसमें कोई भी ऐसा नहीं है ना प्रोसेस कि भाई कुछ लोगों ने आपको चुना, तो आप लोगों द्वारा चुने गए नेताओं का ने जो पास किया है बिल, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों ने नहीं चुना। In its observations in ongoing proceedings concerning the governor's powers, the court has drawn attention to the fact that governors are not elected. बोल रहे हैं अपने भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला चल रहा था जिसमें वो गवर्नर्स की पावर्स के बारे में चिंता जाहिर कर रहे थे, तो उनने साफ किया था, इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित किया था कि गवर्नर जो है वो चुने हुए अधिकारी नहीं है, वो चुने हुए सदस्य नहीं है, वो एक पद पर स्थापित है, उनको वो चुने हुए नहीं है। ठीक है, द कोर्ट मस्ट एग्जामिन वेदर वेस्टिंग दैट ऑफिस विद अ वीटो ओवर लेजिस्लेशन वायलेट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कोर्ट को अब ये देखना होगा, इस बात की जांच करनी होगी कि क्या इस ऑफिस पे रहते हुए जो इनके पास एक वीटो की पावर का अधिकार है कि लेजिस्लेशन द्वारा, एक कोई लेजिस्लेशन द्वारा पारित कोई बिल है उसको वो रोक ले, अपना वीटो अधिकार वहां पे लगाए, तो क्या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान का एक बहुत ही बेसिक सा मूलभूत सा एक फीचर है। An authoritative pronouncement is needed to end the scope for partisan mischief. बोल रहे हैं एक authoritative यानी कि आधिकारिक प्रोक्योरमेंट प्रोनाउंसमेंट घोषणा की जरूरत है, जिससे कि ये जो पक्षपाती शरारत है ना, पक्षपात वाला जो रवैया है गवर्नर्स का, उसको रोका जा सके। ठीक है, इसके लिए कुछ आधिकारिक पुष्टि होने की जरूरत है। ये था पैसेज। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which of the following best describes the main contention of the passage regarding the governor's role in the legislative process? बोल रहे हैं जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पैसेज में दिया गया गवर्नर का रोल है संवैधानिक प्रोसेस द्वारा, उसको डिस्क्राइब करती है। The governor's withholding of assent to bills is a routine and acceptable practice. ये तो गलत है ना, संविधान में ये तो नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर जो है वो रोक सकते हैं। संविधान ने बोला कि वो मना कर सकते हैं, और जो रोकने का अधिकार है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी खुन्नस निकालने के लिए कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं गवर्नर हूँ किसी स्टेट का जहां पे बीजेपी की पार्टी नहीं है, अब क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ तो मैं कोशिश करूं कि नहीं, मैं इनके हर बिल को मना करता रहूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायस्ड पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अनबायस्ड तरीके से अगर लगता है कि हाँ ये लोगों के लिए नुकसानदायक है तो विद रीजन उसको विदहोल्ड करो। ठीक है, The governor's refusal to grant assent to university-related bills is seen as a necessary exercise for constitutional authority. बोल रहे हैं गवर्नर ने जो रिफ्यूज करा है कि हम इस यूनिवर्सिटी रिलेटेड बिल को हम मंजूरी नहीं देंगे, ये एक जरूरी प्रावधान था, जरूरी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल इनकरेक्ट है। The passage criticizes the Tamil Nadu governor for withholding assent to bills, viewing it as an abuse of constitutional power. बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Considering the arguments presented in the passage, which of the following statements is most accurate regarding the constitutional implications of the governor's action? बोल रहे हैं कि जो पैसेज में कुछ तर्क वितर्क दिए गए हैं उनके आधार पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस बताती हैं कि गवर्नर के एक्शन का क्या गलत है, संवैधानिक तौर पे क्या गलती है उसमें. The governor's actions are a justified interpretation of constitutional duties. Incorrect है, justified तो है ही ना, तभी तो बोला कि संविधान का खनन है, एंटी फेडरल है. Withholding assent to bills is a standard practice. Standard practice नहीं है, वो rarest of rare case में होना चाहिए, rarely होना चाहिए. Incorrect है. The governor's actions reflect a necessary balance between the executive and legislative branches. Incorrect है. सब जो गवर्नर का एक्शन है वो ऐसा लग रहा है कि वो अपना कुछ पर्सनल एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं. ठीक है. The governor's refusal to assent to the bill is viewed as an unwarranted interference in the legislative process. बिल्कुल करेक्ट है. Undermining democratic principles. Option D is correct. In the context of the passage, what can be inferred about the role of governors in the legislative process? बोल रहे हैं पैसेज में गवर्नर का जो रोल है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उसके बारे में क्या बताया गया है. Governors primary act as ceremonial figureheads, rarely influencing the legislative process. कि वो नाम के स्टेट हेड है और उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, जो कि इनकरेक्ट है. The role of governors is to facilitate smooth passage of bills by providing swift assent. ऐसा नहीं है कि उनको बस हाँ कोई उनके पास बिल आया तो उसको हाँ कर दिया बस भेज दो, ऐसा नहीं है. वो अपनी नाराजगी अपनी मनाही जाहिर कर सकते हैं बट उसका रीजन होना चाहिए वैलिड. ये नहीं कि बिना वजह ही मना किए जा रहे हैं. गवर्नर possesses a significant albeit controversial power. बोल रहे हैं गवर्नर के पास में एक बहुत महत्वपूर्ण परंतु एक कॉन्ट्रोवर्शियल पावर है. ठीक है. टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन थ्रू देयर वीटो, कि वो लेजिस्लेशन को किसी भी कानून को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं अपनी पावर के अकॉर्डिंग. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज discussing the action of Tamil Nadu governor in relation to vetoing of university related bills? तो जो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी रिलेटेड बिल को रोका है उसके रिगार्डिंग पैसेज की टोन कैसी है? तो पैसेज की टोन काफी क्रिटिकल है ना. उन्होंने बोला वर्ड्स यूज किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल टायरनी, फिर वर्ड्स यूज किए गए एंटी फेडरल, फिर उसके बाद में बोला गया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है. तो ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि क्रिटिकल है. ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट. In the passage, the term cantankerous is used to describe the governor's response. Which of the following words is closest in meaning to cantankerous? Cantankerous का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाई करने वाला. ठीक है. तो कोऑपरेटिव मतलब जो आपके साथ में सहयोग करे. Quarrelsome मतलब झगड़ालू. So option B quarrelsome is correct. The relentless pursuit of excellence is often a subject of reproach among the peers, yet it remains a vital part of personal development. बोल रहे हैं जो बिना थके चलने वाला परस्यूट है किस चीज का, एक्सीलेंस की तरफ चलते रहने का, उसको ज्यादातर a subject of reproach among the peers. बोल रहे हैं कि लगातार निरंतर बिना थके जो आगे बढ़ते रहने का, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते रहने का ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कार्य है, इसको ज्यादातर समय क्या बोलते हैं, डिसअप्रूवल देखना पड़ता है लोगों से. अपने जो भी समकक्ष लोग हैं उनके साथ में उनके बीच में डिसअप्रूवल देखने मिलता है. पर फिर भी किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अब इसमें स्पेलिंग एरर देखने हैं किस वर्ड के हैं. रिलेंटलेस की स्पेलिंग करेक्ट है, परस्यूट के करेक्ट है, रिप्रोच के करेक्ट है, डेवलपमेंट के करेक्ट है. तो यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, नन ऑफ द अबव. द फ्लैक्चुएटिंग नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है. FLUCTUATING फ्लक्चुएटिंग. ठीक है. क्या होता है फ्लक्चुएटिंग?
फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है हिलता डुलता, जो वेरी कर रहा हो। मार्केट ट्रेंड्स नेसेसिटेट अ केयरफुल एनालिसिस, कि जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बहुत फ्लक्चुएटेड है, ऊपर खाबड़ है, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से इनका एनालिसिस करना पड़ता है फॉर सक्सेसफुल एक्विजिशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ न्यू स्ट्रैटेजीज, जिसके बेसिस पे सक्सेसफुली नई स्ट्रैटेजीज बनाई जा सके, उनको एंडोर्स किया जा सके, पालन किया जा सके। तो फ्लक्चुएटिंग, ए के एरर है स्पेलिंग में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज टेकन इट्स टोल ऑन सॉइल फर्टिलिटी, बोल रहे हैं जो निरंतर हम लगातार बड़ी भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने अपना जो दुष्प्रभाव है वो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर दिखा दिया है। पर्टिकुलरली इन फूटबॉल वो स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है अनाज की, जैसे कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो खास तौर पे फूटबॉल में स्टेट्स में सच एज पंजाब, वेयर वीट प्रोडक्शन हैज ड्रॉप्ड इन रीसेंट ईयर्स, जहां पे वीट की प्रोडक्शन जो है पिछले कुछ सालों में गिरावट देखी गई है। The per acre wheat concurrently मतलब simultaneously in the state has declined productivity, तो the per acre wheat productivity in the state has declined concurrently, ये करेक्ट है। तो बोल रहे हैं कि पर एकड़ में जो wheat की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन होता है, वो कॉन्कुरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली गिरती जा रही है। तो ए और बी करेक्ट है, उसके बाद में आएगा डी और यहां पर आएगा सी। तो अरेंजमेंट बन रहा है ए बी डी सी, ए, ये सी में डी है, हटा दो इसको, और नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड ये भी हटा दो। ए बी, ये ए डी है, हटा दो, ए सी, ए बी डी सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Extreme weather events and the price fluctuations render farmers vulnerable no matter whether there is conventional or a crop failure in glut farming, बोल रहे हैं कि बहुत भारी जो वेदर इवेंट्स होते हैं, बहुत गंभीर एक्सट्रीम, मतलब जैसे कि अभी हिमाचल में हुआ, इतनी भयानक बारिश, ऐसी तबाही जो देखी नहीं गई कभी पहले। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है और साथ ही साथ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होना, प्राइसेस में उतार चढ़ाव होना, रेंडर फार्मर, ये मजबूर करते हैं किसानों को, ये किसानों को वल्नरेबल बनाते हैं, रिस्क पे बना देते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज अ कन्वेंशनल नहीं होगा, नो मैटर वेदर देयर इज अ ग्लट मतलब होता है भरमार हो, बहुत ज्यादा क्रॉप हो, या फिर क्रॉप फेलियर हो। हमने दो चीजें बतानी है ना, दो कंपैरिजन करें, या तो बहुत ज्यादा क्रॉप हो तब भी ये स्थिति है, अगर क्रॉप फेलियर हो तब भी स्थिति है। इन दी कन्वेंशनल फार्मिंग, जो हम पौराणिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसमें। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ए बी डी सी, अगेन ए बी डी सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The window provided by the extension needs to be optimally utilized, बोल रहे हैं ये जो विंडो दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है एक्सटेंशन की वजह से, इसको बहुत ही ऑप्टिमली मतलब इसका मैक्सिमम यूटिलाइज हमें करना पड़ेगा। टू रिमूव द स्टेक होल्डर्स डाउट एंड एप्रीहेंशंस, जिसके तहत जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके डाउट और कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस मतलब कंसर्न्स, उनके जो भी डाउट्स हैं, उनके जो भी कंसर्न्स हैं, उनको हम डील कर सके, उनको हम हटा सके। Now they can submit their applications till June 26। अब वो अपने एप्लीकेशन जून 26 तक सबमिट कर सकते हैं। The Employees Provident Fund organization has extended the deadline for the filling of application regarding the higher pension option। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला गया कि यहाँ पे बोला गया एक्सटेंशन, किस चीज का एक्सटेंशन नहीं पता। नाउ दे कैन सबमिट, अब वो जमा करा सकते हैं, पर दे कौन है, नो आइडिया। तो द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ ने अपनी डेडलाइन जो है किस चीज की, एप्लीकेशन फाइल करने की, रिगार्डिंग द हायर पेंशन ऑप्शन, उसको इंक्रीज किया है। तो यहां से हमें क्लैरिटी मिली, हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिला ईपीएफओ, आर हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। देयर बाय गिविंग अ मच नीडेड breather to lakhs of employees and retirees who were scrambling to do the needful by May 3। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से
राहत की सांस मिली है लाखों एम्प्लॉयज को और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को, जो कि अभी जूझ रहे थे, जो अभी परेशान हो रहे थे, उलझे हुए थे कि वो 3 मई तक ये काम कैसे करेंगे, वो इस जो एप्लीकेशन फाइल करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इसी स्टेटमेंट का आगे फर्दर पार्ट है, तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। Lack of clarity about the rules and pension calculations have prevented many people from making an informed decision on a matter that impacts their long-term financial security. बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो और क्या रूल्स हैं पेंशन के रिगार्डिंग, तो इसलिए वो लोग अपनी पेंशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। फिर उसकी वजह से वो क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, उनको डिसीजन लेने में तंगी हो रही थी इस मैटर में, जिसकी वजह से उनकी लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे, क्योंकि पेंशन लोगों को कब है 60 साल के बाद ही फायदा होता है, तो लॉन्ग टर्म जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके ऊपर जिसका प्रभाव पड़ना था अगर वो गलत इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते। ठीक है, तो उनकी उसके ऊपर फायदा नुकसान होना था, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर नुकसान होना था, तो इसीलिए वो लोग बड़े डाउट में थे। हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट मिल गया, राइट। अब हमें देखना है थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट आएगा क्यों कि अब वो कब तक सबमिट कर सकते हैं, पहले 3 मई तक था, अब वो कर सकते हैं 26 जून तक। और फिर बोला गया कि इस ड्यूरेशन का, ये जो एक्सटेंशन इनको मिला, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए कि जो भी लोग इसके अंतर्गत आते हैं उनके सारे डाउट्स और जो एप्रीहेंशन यानी कंसर्न है उनको दूर किया जाए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हमारा आ गया, क्योंकि अभी तक क्यों दूर करना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को लैक ऑफ क्लैरिटी है कि रूल्स क्या है, कैसे उनको पेंशन कैलकुलेट करनी है, कितना उनको फायदा होगा नुकसान होगा, तो जिसकी वजह से वो क्लियरली अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे कि उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। Which of the following should be first sentence? तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा आ रहा है आर स्टेटमेंट, सो आर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड हमारा आ रहा है एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड आ रहा है क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और फोर्थ नहीं, लास्ट सेंटेंस आ रहा है टी स्टेटमेंट, सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। अब वहां पे वर्ड गिवन था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट पी में वर्ड गिवन था हाईलाइटेड में एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस का मतलब यहां पे है कंसर्न, चिंताएं। ठीक है, क्वेश्चनेबल मतलब कि ये डाउटफुल है, इसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। सर्टेन एकदम सुनिश्चित, दृढ़। concerns, option C, चिंताएं, option C, concerns is correct. There has been a clamor for a relook at the highway construction policies in the hill states following the widespread destruction of the roads and bridges during the monsoon. बोल रहे हैं बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, क्लैमर मतलब शोरगुल, कोताहल। ठीक है, किस चीज का कि आप दोबारा देखिए जो हाईवे कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज है, हिल स्टेट्स के ऊपर जो हाईवे कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज है उनको दोबारा उनके ऊपर विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि बहुत भारी व्यापक तौर पे डिस्ट्रक्शन, नुकसान हुआ है रोड्स और ब्रिजेस का इस मॉनसून सीजन के दौरान में। तो इसमें कोई भी अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। इंडिया and Canada are headed for an even frostier season in ties after the Ministry of External Affairs MEA's latest move to dash the number of Canadian diplomats in India. बोल रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा ठंडे सीजन की तरफ जा रहे हैं, और ज्यादा कोल्ड हो गए हैं, क्योंकि इन टाइज आफ्टर द मिनिस्ट्री, जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लेटेस्ट जो कदम उठाया, क्या कदम उठाया, टू डैश, कम किया उन्होंने द नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स, जो इंडिया में कैनेडियन डिप्लोमेट्स मौजूद हैं उनकी संख्या घटा दी फ्रॉम 62 टू 21। अब 62 से 21 ये भी कम है, तो यहाँ पे रिड्यूस द नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स हो सकता है। डैश, न्यू दिल्ली हैड मेड इट्स डिमांड टू इक्वलाइज द नंबर्स इन ईच अदर्स मिशंस नोन लास्ट मंथ। बोल रहे हैं कि जो नई दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान द्वारा एक डिमांड मांगी गई थी कि भाई दोनों तरफ के जो मिशंस हैं, दोनों तरफ के जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जो डिप्लोमेट्स हैं उनका इक्वल नंबर होना चाहिए, ये डिमांड पिछले महीने ही की गई थी। In the fiery aftermath of the Trudeau government's allegations that India had a role in the killing of Canadian national, और ये क्यों किया गया था, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने बड़े ही
उनकी सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि कैनेडियन नेशनल एक कैनेडियन नेशनल थे और खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या में हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स का, हिंदुस्तानी सरकार का हाथ है। मैटर्स वर थॉट टू हैव कूल डाउन, तो एक महीने बाद ऐसा लग रहा था कि मैटर्स अभी सॉल्व हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। It had even hoped that quiet diplomacy was at work to repair ties. ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि बैकएंड से, पिछले दरवाजे से कुछ डिप्लोमेसी, चुप रहने का जो डिप्लोमेसी है वो अपना रिपेयर का काम कर रही है, यानी कि उसके तहत अब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। However, Canada continues to hold without dash any further proof. बोले हालांकि कनाडा अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, बिना विदाउट गिविंग एनी फर्दर प्रूफ हो सकता है, प्रेजेंटिंग एनी फर्दर प्रूफ हो सकता है दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट इन इट्स इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट अननेम्ड इंडियन ऑफिशियल्स, कि हिंदुस्तान को उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और जबकि उन्हें नाम तक भी नहीं बताया इंडियन ऑफिशियल का किनके अगेंस्ट वो कार्रवाई करना चाहते हैं। While India is standing by measures it has taken in reprisal, और इंडिया ने जो तथाकथित तौर पे बदले की भावना से या फिर अपना सम्मान उठाने की भावना से जो उन्होंने कदम उठाए थे, इंडिया उनके ऊपर अड़ा हुआ है। लास्ट मंथ आफ्टर द टिट फॉर टैट एक्सपल्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिप्लोमैट्स फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज, द मोदी गवर्नमेंट सस्पेंडेड वीजास फॉर ऑल कैनेडियंस। बोल रहे हैं कि टिट फॉर टैट, पिछले महीने टिट फॉर टैट वाला एक्सपल्शन हुआ, इंडिया ने हटाए, उन्होंने हटा दिए अपने डिप्लोमैट्स, ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स हटा दिए। फिर उसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया कि उनने जितने भी कैनेडियंस हिंदुस्तान में थे उनके सबके वीजाज रद्द कर दिए एंड डिमांडेड द डाउन साइजिंग ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स यहाँ पे थे उनकी जो साइज है कि अभी 21 लोग काम कर रहे हैं, इसको कम करो, 4 लोगों पे ले आओ, ये करने की उन्हें डिमांड करी। This week, India issued an ultimatum for the removal of 2/3 of those numbers with the deadline of October 31. इस हफ्ते हिंदुस्तान ने क्या किया है कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि जितने भी आपकी संख्या है उसके 2/3 लोगों को यहां से हटा लो, और डेडलाइन दे दी कि 31 अक्टूबर तक हटा लो। आफ्टर विच इंडिया वुड यूनिलैटरली विड्रॉ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसके बाद में इंडिया अपनी तरफ से जो भी उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कि उनको संरक्षण दिया गया होगा, गार्ड, सिक्योरिटी, घर वगैरह, वो सब हटा लेंगे, बंद कर देंगे। As a result, Canada's foreign ministry flew out 41 of its diplomats and their families. इसकी वजह से क्या हुआ, कनाडा सरकार ने, कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अपने 41 डिप्लोमेट्स और उनके परिवारों को वापस बुला लिया, कॉलिंग इंडियाज डिमांड अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द वियना कन्वेंशन, और कहा कि हिंदुस्तान ने जो डिमांड करी है वो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है, उल्लंघन है, और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। The MEA has dashed that the convention's article 11.1 does authorize India to require that the size of a mission be kept within limits. वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात बोली है कि कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के अनुरूप उनके पास में अधिकार है कि वो किसी भी डिप्लोमेटिक एजेंसी का कितना साइज होना चाहिए, वहां पे कितने लोग होने चाहिए, इसकी लिमिट सेट कर सकती है। India and Canada are headed for an even frostier season in ties after the Ministry of External Affairs latest move to dash to क्या किया, पार डाउन मतलब कम करना, मात्रा में कमी करना, आकार में धीरे धीरे कम करना, कटिंग डाउन मतलब किसी चीज को कम करना, टर्न डाउन मतलब मना करना, डील आउट मतलब हट जाना उससे। तो यहाँ पे पार डाउन इज करेक्ट क्योंकि वो धीरे धीरे साइज कम करने की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Dash New Delhi had made its demand to equalize the numbers in each other's mission known last month. बोल रहे हैं कि क्या हुआ फिर, फाइनली न्यू दिल्ली ने फैसला किया, इंडीड न्यू दिल्ली ने फैसला किया दैट while, तो वही क्या हुआ, while New Delhi had made its demand to equalize the number in each other's mission. So option 4 यानी कि only option 4 C is correct. However, Canada continues to hold without dash
विदाउट इंड्योरिंग, इंड्योरिंग मतलब कि सहन करना, प्रोफरिंग मतलब कि प्रस्ताव या साक्ष्य पेश करना, तो वो प्रूफ नहीं ना दे रहे, कोई फर्दर प्रूफ नहीं दिया, तो प्रोफरिंग इज करेक्ट। कंसिडरिंग मतलब मानना, विचार करना। डिलीवरिंग मतलब कोई चीज पहुंचाना या देना, तो यहाँ पे प्रोफरिंग ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी कि ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द MEA हैज डैश दैट कन्वेंशंस आर्टिकल। लर्न मतलब कुछ सीखा, तो उन्होंने लर्न थोड़ी किया है। रिटॉर्टेड मतलब कि होता है मजबूत ढंग से किसी चीज की प्रतिक्रिया देना, ठीक है। तो उन्होंने रिटॉर्ट किया मतलब कि उन्होंने मजबूत ढंग से अपनी प्रतिक्रिया, उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई वो इंटरनेशनल लॉज का पालन नहीं कर रहे, उन्होंने मजबूत सी से अपना बात रखी कि भाई 11.1 आर्टिकल में लिखा है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अंडरफेड का मतलब होता है पोषण देना, और स्टोर्ड मतलब होता है संग्रहित करना। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दैट मीन्स ओनली ऑप्शन 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The invigilator did not know that 4 friends were exchanging notes right at front of him. तो अब आप उनके सामने कर रहे हैं कोई कार्य, तो एट फ्रंट ऑफ हिम होते हैं इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट डू दिस इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। यही स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ मी या इन फ्रंट ऑफ हिम। सो ऑफ फ्रंट ऑफ हिम, फॉर फ्रंट ऑफ हिम, नो इंप्रूवमेंट, इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा है कि आपको इस एडिटोरियल के अलावा 2 और एडिटोरियल टेलीग्राम चैनल पे उनका वोकैब ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।